नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कथित देश विरोधी बयान पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। गतिरोध तोड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने बुलाई फ्लोर लीडर्स की बैठक। राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तेज किए हमले। देशद्रोही मीर जाफर से की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तुलना। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस शहजादे विदेशी ताकतों की मदद से बनना चाहते हैं नवाब, माफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाद अमेरिका में वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथी समर्थकों का हमला। भारत ने जताया कड़ा विरोध, अमेरिका ने भी की हमले की निंदा। उदयपुर में आज से G20 सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक। 90 से ज्यादा प्रतिनिधि कार्य योजना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर करेंगे चर्चा। नागपुर में सिविल 20 की बैठक का आज दूसरा दिन। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि, फसलों को हुआ नुकसान। आज भी बादल और हल्की बारिश का अनुमान। दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन उतरेंगी राउंड ऑफ 16 के मैच में। वहीं नीतू, मनीषा और शशि चोपड़ा भी खेलेंगी अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले। वुमेन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होंगे आमने सामने। अन्य मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की यूपी वॉरियर्स से होगी भिड़ंत। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। संसद का बजट सत्र आज भी हंगामे के साथ ही शुरू हुआ। सांसदों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के सदस्य जेपीसी की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, जिस कारण सदन की कार्यवाही एक बार फिर बाधित हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति ने सदन में गतिरोध दूर करने के लिए आज अपने कक्ष में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। हालांकि राज्यसभा सभापति द्वारा बुलाई गई फ्लोर लीडर्स की बैठक में विपक्ष के नेताओं ने भाग नहीं लिया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत अडानी मुद्दे और जेपीसी मुद्दे पर दिए गए नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से सदन को सुचारू तौर पर चलाने का आग्रह किया। मैंने कल भी सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत आग्रह भी किया था। सदन के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन चले। सब बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, सबको बोलने का मौका देंगे। आप प्रश्नकाल के बाद स्थगन के समय अगर आप मौका नहीं दे तो आप बेल में आ सकते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी की सफाई हो रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने देश से झूठ बोला कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। क्या कांग्रेस पार्टी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानती? उन्होंने कहा लोकतंत्र की सफाई हो रही है। कांग्रेस की सफाई हो रही है भारत के लोकतंत्र में। झूठ कहा कि बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। हर विषय पर अवसर दिया, लेकिन बगैर तैयारी के आना, विषय पर नहीं बोलना, ये उनकी आदत बन गई है। सवाल किया FATF पर
कि आज तो टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की केस स्टडी के रूप में ला रही है। प्रियंका जी ने आज तक जवाब नहीं दिया कि क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी थी गांधी परिवार की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में बेचने की और बदले में पद्म भूषण, पैसे के बदले पद्म भूषण देने की राणा कपूर को, यस बैंक के चेयरमैन को। बीजेपी ने आज फिर राहुल गांधी पर सियासी हमला किया है। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लंदन में जाकर उन्होंने विदेशी ताकतों से भारत आने का आह्वान किया, जो कि देश के खिलाफ साजिश है। लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाई आर दे ओब्लिवियस? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? व्हाई डोंट दे प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन इंडिया? मतलब दिस इज एन ओपन इन्विटेशन, ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा राफेल केस में भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और आज उन्हें संसद के पटल पर भी माफी मांगनी पड़ेगी। अगर विदेश की भूमि में जाकर राहुल गांधी बार बार विदेशी ताकतों से यह निवेदन करेंगे कि आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में प्रवेश करिए, उसमें घुसपैठ करिए। अगर यूके से और यूएस से राहुल गांधी लंदन में बैठकर इस प्रकार का डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश इसे एक बहुत ही सहज भाव से ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ। ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा। संबित पात्रा ने कहा दूसरे देश में शहजादे जाकर खुद को नवाब बनाने का आह्वान कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा राहुल ने जो लंदन में जो किया वो मीर जाफर की याद दिलाता है। शहजादे को नवाब बनना है। कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो। यह नहीं चलेगा। Not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। और संसद में जारी गतिरोध और उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं राजेश राज। राजेश, संसद में जो गतिरोध जारी है, बजट सत्र का दूसरा चरण 7वां दिन, गतिरोध को दूर करने की एक कोशिश लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने की है, लेकिन क्या दिखता है कि 2 बजे तक स्थगित हुए हैं दोनों ही सदन। 2 बजे के बाद इस पूरे सुझाव प्रयास का कोई असर दिखता नजर आता है? देखिए ऋतु, कल भी जब सदन की कार्रवाई में लगातार व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही थी तो लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला हैं, उन्होंने लोकसभा में यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो हमारे चेंबर में आए, हमसे बातचीत करें और बीच का रास्ता निकालें। कल उनकी अपील का असर दिखाई नहीं पड़ा। फिर आज उन्होंने, जब सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, तो उन्होंने आज जो है वो
जो लोकसभा के फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक बुलाई और सभापति जो राज्यसभा है जगदीप धनखड़, उन्होंने 11:30 बजे तमाम जो राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक बुलाई। तो लोकसभा के स्पीकर हो या फिर राज्यसभा के सभापति हो, दोनों की ये कोशिश है कि सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ कर सदन का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चलाया जाए। चूंकि ये बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है ऋतु, और निश्चित तौर पर इसमें जो महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं कि फाइनेंस बिल जो है उसको पारित कराना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो संचालित होती है। और इसके अलावा अनेक विभागों के कार्यकरण से संबंधित जो चर्चा है उस चर्चा में सांसदों को भाग लेने का मौका मिलता है। सांसद सवाल पूछते हैं और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो अपने राजेश, सभापति ने जो रास्ता एक तरह से गतिरोध को दूर करने का सुझाया, उस पर विपक्ष उसमें शामिल नहीं है। विपक्ष ने मना कर दिया उस तरह की किसी भी फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल होने से। तो इसको क्या माना जाए? क्या विपक्ष, कांग्रेस तैयार नहीं है? हालांकि दो ही मसले हैं जिसको लेकर लगातार गतिरोध जारी है, राहुल गांधी के बयान और अडानी मामले पर। देखिए, जिस समय 11:30 बजे बैठक सभापति ने बुलाई, 11:30 बजे कांग्रेस के जो कई सांसद हैं वो मीडिया कर्मियों को बुलाने के लिए आए कि उनका जो है वो विरोध प्रदर्शन है। और आज उन्होंने गांधी स्टेच्यू पर विरोध प्रदर्शन नहीं करके जो संसद की जो गैलरी है, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, जहां से लाइव कर रहा हूं, यहां पर आकर के वो जो पिछला हिस्सा है बैंक का, वहां पर उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। और एक नाटकीय घटनाक्रम ये हुआ ऋतु कि तृणमूल कांग्रेस, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी चलती है, टीएमसी ने एकला चलो का नारा दिया और संसद के पोर्टिको में जो मुख्य द्वार है वहां पर उनके राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं उन्होंने अकेले धरना प्रदर्शन किया और वहां से विजय चौक तक वो गए और जहां पर सरकार के खिलाफ उन्होंने नारे भी लगाए और कई तरह की एलआईसी को बचाने और अडानी के मामले में जेपीसी की जो मांग है वो जांच कराने की बात कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश भी की जा रही है। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो अखिलेश यादव के मुलाकात के बाद जो यह संभावना जताई जा रही है कि तीसरे मोर्चे को ममता बनर्जी हवा देने में जुटी हुई हैं, उसकी बानगी, उसकी झलक कहीं ना कहीं आज संसद में देखने को मिली, जब मुख्य द्वार पर टीएमसी ने अकेले प्रदर्शन किया और एकला चलो का नारा। बिल्कुल राजेश, जो आप कह रहे हैं कांग्रेस को अलग थलग करने की या कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहती अब टीएमसी इस विषय पे। राजेश, दूसरी बात यह है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। नियम 267 के तहत जो 11 नोटिस दिए गए राज्यसभा में, सभापति ने उन्हें नामंजूर किया है। नियम 267 कहता क्या है? साथ ही साथ राहुल गांधी जब शहर में है ही नहीं, जब संसद सत्र शुरू होता है, तो फिर वो जो लगातार इस दलील पर अपनी बात को रख रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो वो किस तरह से उसको सही माना जाए? देखिए, नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव देते हैं ये तमाम जो सांसद हैं, वो कहते हैं कि कार्य स्थगन का जो नोटिस उन्होंने दिया, उस नोटिस के तहत जो लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसमें नियम 267 लागू होता है। और वहां पर यह कहा जाता है कि नोटिस के जरिए 0 आवर या क्वेश्चन आवर जो भी सभा की कार्रवाई उस समय चल रही होती है उसको स्थगित किया जाए और जिन मुद्दों पर सांसद नोटिस देते हैं उस पर चर्चा कराई जाए। तो कहीं ना कहीं सभापति ने तमाम जो 11 नोटिस दिए गए उनको कल भी उन्होंने खारिज किया, आज भी खारिज किया और कहा कि यह नियम के विरुद्ध है कि हम कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य को स्थगित कर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जिस पर राज्यसभा विचार करती है, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे पर अगर रोज नोटिस दिया जाए तो 0 आवर और क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर चर्चा कराना जो है वो बहुत आसान नहीं दिखता है। इसलिए जो सभापति हैं वो विपक्षी सांसदों की मांग को नामंजूर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया था सभापति की बैठक का, तो जिस वक्त सभापति ने बैठक बुलाई उस वक्त ये तमाम लोग धरना प्रदर्शन में जुटे हुए थे, लिहाजा उनकी बैठक में ये पहुंच नहीं पाए। और बैठक में नहीं जाने का मकसद भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि गतिरोध जो है उसको शॉर्ट आउट करने के बजाय उसे और पेचीदा बनाने की कोशिश जो है वो विपक्ष के द्वारा की जा रही है। ऐसे में देखना होगा, कल भी अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जब उनसे मैंने पूछा कि क्या सत्ता पक्ष के लोग जो
हठधर्मिता अपना रहे जी हैं। हाँ, बिल्कुल तो तब राजेश, बीच का रास्ता लोकसभा अपना और लेना चाहिए। राज्यसभा उन्होंने कहा कि दोनों राहुल ही गांधी ने सदनों देश में का लोकसभा अपमान किया है, अध्यक्ष और राहुल राज्यसभा के गांधी को सभापति माफी ने एक मांगनी होगी। कोशिश की कि गतिरोध को दूर किया जाए, विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ, फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक कर बातचीत करके, लेकिन उसमें भी विपक्ष शामिल नहीं हुआ है, जो कि साफ बताता है कि क्या विपक्ष गतिरोध को दूर नहीं करना चाहता है। और बड़ा सवाल ये कि बजट सत्र का दूसरा चरण क्या इसी तरह गतिरोध की भेंट चढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। मिड डे प्राइम में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। और अब बात ताजा खबर की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का बजट आज विधानसभा में पेश नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि बजट को लेकर कुछ जानकारी दिल्ली सरकार से मांगी गई थी। दिल्ली सरकार ने वह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से जानना चाहा था कि विकास परियोजनाओं की तुलना में विज्ञापन पर ज्यादा खर्च कैसे हो रहा है। सड़क, बिजली सब्सिडी, पानी सब्सिडी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी कार्यों के लिए इस बार दिल्ली सरकार ने कम राशि आवंटित की थी। इन मसलों को लेकर भी गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने इन बातों का जवाब नहीं दिया है। दिल्ली में बजट पेश न होने को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बजट को लेकर कुछ जानकारी दिल्ली सरकार से गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को मांगी थी और आज 21 मार्च तक ये जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट 2023-24 और जो पिछले वर्ष का सेकेंड एंड लास्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड था, उसको लेकर जो दिल्ली सरकार ने अपने पेपर्स भेजे थे गृह मंत्रालय में ताकि राष्ट्रपति जी की अनुशंसा हो सके, सैंक्शन मिल सके, उसमें एलजी महोदय ने कुछ क्वेरीज लगाई थी ताकि इंटरेस्ट में ही दिल्ली सरकार के और एमएचए ने वापस 17 तारीख को दिल्ली सरकार को उसमें बदलाव करके वापस भेजने के लिए उनको कहा था। 17 तारीख से लेकर 21 तारीख हो गई, लेकिन दिल्ली सरकार 4-5 दिनों में जवाब नहीं दे पाई। और गिरीश इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, शायद दिल्ली के इतिहास में जब से सरकारें बन रही हैं, ये पहली बार ही हुआ होगा कि बजट पेश नहीं हुआ क्योंकि कुछ जानकारियां बजट को लेकर जो मांगी गई वो दिल्ली सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई। तो आपने ठीक कहा, ये दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो बजट की तारीख तय होने के बाद बजट पेश नहीं हुआ है। दिल्ली के जो वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनको आज बजट पेश करना था लेकिन बजट पेश नहीं हो पाया। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। विपक्ष ने जो है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया है। उसने आरोप लगाया है कि जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो खुद ऐसा नहीं करना चाहते और पूरा जो आरोप है वो केंद्र पर लगा रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें देखा जाएगा दिल्ली का जो बजट होता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो ऐसे में जब बजट बनाया जाता है तो बजट को सबसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है। उपराज्यपाल उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति तक भेजते हैं और उसके बाद फिर ये फाइल वापस आती है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ इसमें संशोधन करने के लिए कहा था। 17 मार्च को ये फाइल गृह मंत्रालय के पास पहुंचती है और गृह मंत्रालय ने एलजी की ओर से बजट पर नोटिंग मिलने के बाद 17 मार्च को दिल्ली सरकार से कुछ आपत्तियों को दूर करने को कहा था।
लेकिन दिल्ली सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा था क्योंकि हमारी सरकार का विज्ञापन 550 करोड़ रुपए का है, तो ये देखने वाली बात है। वो दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारा जो बजट है विज्ञापन का 550 करोड़ का है। और ऋतु उस पर नज़र डालें, करीब 2013 की बात की जाए जब दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी आई थी, तो उसके अंदर करीब 9 से 10 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था विज्ञापन का, जो बढ़कर आज 550 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो आज बजट रुका है या जो आपत्तियां लगाई गई थी इसके ऊपर, वो 5 मुख्य आपत्तियां थी, जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा था कि दिल्ली सरकार को इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए और उसको बताना चाहिए और संशोधित करके फिर से भेजना चाहिए। उसके अंदर बात की जाए तो पहली नंबर बात है कि 78,880 करोड़ रुपए के बजट में से केवल 20% हिस्सा जो है पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि विकास के सारे काम इसी मद से होते हैं। दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम इसी के आधार पर होता है। पहला ऑब्जेक्शन इसी पे था, जबकि दूसरा जो संशोधन करना था दिल्ली सरकार को वो ये था कि बिजली, पानी और बस टिकट के लिए सब्सिडी के लिए 4,788 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एलजी पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि डीईआरसी के कहने के बाद डीबीटी के जरिए सब्सिडी क्यों नहीं दी गई है। क्या डीटीसी और जल बोर्ड को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बजट पेश किया गया है? अगर डीटीसी और जल बोर्ड पहले से ही घाटे में हैं तो लोगों को मुफ्त पानी और जो महिलाओं को फ्री क्यों सफर उसके अंदर यात्रा करने का वो सुविधा दी जा रही है? तो ये एक सवाल इसके ऊपर उठाया गया था, क्योंकि जिस तरह से डीटीसी लगातार घाटे में चल रही है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, तो उसके लिए ये एक सवाल था। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि बजट कहता है कि संसाधन की कमी के मामले में एनएसएसएफ जमा के खिलाफ 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया जा सकता है। इसका भुगतान बाद में सरकार को करना होता है। एलजी का कहना है कि इस कर्ज का बोझ दिल्ली की जनता पर भी पड़ेगा। इसका उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए कर्ज लेना पड़े, सब्सिडी ना पड़े। इसी तरह अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो वर्ष 2022-23 के लिए एडी का संशोधित अनुमान 271 करोड़ रुपए है, जबकि 511 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इस साल के बजट के विज्ञापन में बजट जो है 557 करोड़ रुपए का क्यों रखा गया है? ये एक सवाल किया गया है कि 557 करोड़ रुपए का बजट का जो है क्यों रखा गया है, विज्ञापन के लिए बजट क्यों रखा गया है? इसके अलावा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र सरकार की सभी योजनाएं यहाँ लागू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे? तो ऐसी ये तमाम 5 बातें थी जिनको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधन करने के लिए दिल्ली सरकार को कहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया, इनको वापस नहीं भेजा। जिसकी आज बजट पेश होना था, दिल्ली सरकार ने अभी तक संशोधन नहीं किया है। 17 तारीख को जवाब मांगा गया था, 21 तारीख हो गई है। क्या बजट आगे और टलने जा रहा है, जिसका कि खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जितना बजट लेट होगा, क्योंकि अगर देखिए विपक्ष की बात की जाए ऋतु, एक समझने वाली बात है, विपक्ष ने एक बड़ा सवाल उठाया है। दिल्ली के आज जो रामवीर सिंह भदौड़ी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक सवाल आज विधानसभा में उठाया कि अगर बजट ही पेश करना था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, तो क्या उन्होंने इससे संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग की, बैठक की, जिसमें इस बजट को लेकर पूरी जानकारी होती, जिनसे डिस्कशन किया जाता? लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि दिल्ली सरकार खुद नहीं चाहती थी कि इस तरह से बजट पेश किया जाए, दिल्ली की जनता परेशान हो, और उसका आरोप कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो सीधा सीधा केंद्र पर लगाएं। जी गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता आज फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। के कविता से दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल भी प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सोमवार को ही पूछताछ में कविता और तरुण पिल्लई का आमना सामना कराया गया था। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में शामिल साउथ ग्रुप के फ्रंटमैन अरुण पिल्लई कविता के करीबी हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है।
परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है, के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। चैम्प, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद अब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ है। इस घटना के बाद भारत ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी राजदूतावास के प्रभारी अधिकारी के साथ बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि राजनयिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा और संरक्षण अमेरिकी सरकार का बुनियादी दायित्व है। ये भी कहा गया कि इस मामले में ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वाशिंगटन में भारतीय राजदूतावास ने अमेरिकी विदेश विभाग को भारत की इन्हीं चिंताओं से अवगत कराया और अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा। सैन फ्रांसिस्को में कल चरमपंथी समर्थकों के एक उग्र समूह ने भारतीय महावाणिज्य दूतावास के भवन पर हमला किया और तोड़फोड़ भी की। उधर लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ करने और इमारत की पहली मंजिल से तिरंगा उतारने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। भारत की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराए जाने के बाद अमेरिका ने भी सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने राजनयिकों की सुरक्षा करने का वादा भी दोहराया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि भारतीय वाणिज्य दूतावास में की गई तोड़फोड़ बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेश विभाग की राजनयिक सुरक्षा सेवा मामले की ठीक से जांच करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया पुलिस ने मेलबुर्न में इस साल 29 जनवरी को हिंसक विरोध प्रदर्शन करने वाले 6 चरमपंथियों समर्थकों की तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस ने लोगों से इनकी पहचान करने की अपील भी की है। बता दें कि इन चरमपंथियों समर्थकों ने भारतीयों पर हमला किया था। विक्टोरिया पुलिस ने इसी मामले में कार्रवाई शुरू की है। उधर पंजाब में कट्टरपंथी अमृतपाल के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है, लेकिन अमृतपाल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने कहा है कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से कई लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अभी तक सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आईएसआई के एंगल पर बहुत गहरा संदेह है। विदेशी फंडिंग का भी संदेह है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों पर लोगों को भरोसा नहीं करने की हिदायत दी और कहा कि ऐसी खबरों को पुलिस से साझा करें और उसके सत्यापन के बाद ही खबरों पर विश्वास करें। पंजाब में जनजीवन सामान्य है। स्थानीय लोग सुचारू तौर पर सड़कों पर आवाजाही कर रहे हैं। बाजारों में रौनक पहले की तरह बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि पंजाब में पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल है। पीसफुली माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है, कोई दहशत नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभा रही है, पूरी चेकिंग है, पूरी मुस्तैदी से चल रहा है काम। कोई ऐसा माहौल खराब नहीं है। गुरु घर में भी लोग संगत रूटीन की तरह आ जा रही है, सब ठीक ठाक। बाजारों में भी रौनक पूरी फुल है। अपनी शॉपिंग वैसे ही लोग कर रहे हैं जैसे पहले रोजमर्रा की जिंदगी में।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हरियाणा के मानेसर स्थित कैंप में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता शुरू हो गई है। ये प्रतियोगिता 31 मार्च तक चलेगी। आज प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह राठौर भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ये एक राष्ट्रीय स्तर की एक वार्षिक प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों में से कमांडोज की शारीरिक फिटनेस, शारीरिक कौशल, मानसिक मजबूती, शूटिंग कौशल और नेतृत्व जैसे गुणों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कमांडो टीम का चयन करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी नागरिकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय हैं। वे उन्हें मोदी लाओशियन निकनेम से बुलाते हैं। लाओशियन शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अजय हो और जिसके पास विशेष क्षमता हो। ऐसे दौर में जबकि भारत और चीन के बीच रिश्ते सहज नहीं हैं, नरेंद्र मोदी की चीनियों के बीच लोकप्रियता और भी मायने रखती है। अमेरिका की रणनीतिक मामलों की पत्रिका द डिप्लोमैट में प्रकाशित लेख चीन में भारत को कैसे देखा जाता है में कहा गया है कि चीनियों के बीच भारतीय पीएम की काफी लोकप्रियता है। इंटरनेट मीडिया पर वे उन्हें मोदी लाओशियन नाम से पुकारते हैं। चीनी नागरिक मानते हैं कि मोदी अन्य नेताओं की तुलना में अद्भुत हैं, हटकर हैं। चीनी इंटरनेट मीडिया विशेषकर सीना विबो का विश्लेषण करने के लिए मशहूर जर्नलिस्ट मू चुनशान ने लेख में कहा है कि चीनी उनकी पोशाक और शारीरिक बनावट दोनों से प्रभावित हैं। चीनी मानते हैं कि मोदी की नई नीतियां भारत की पिछली नीतियों से अलग हैं। अधिकांश चीनी महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाने में कामयाब हो रहा है। बता दें कि सीना विबो के 58.2 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। भारतीय रेलवे आज से उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन नाम से एक नई रेलगाड़ी शुरू कर रहा है। इस रेलगाड़ी को भ्रमण कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी के लिए खास तौर पर चलाया जा रहा है। इसे विशेष तौर पर उत्तर पूर्व के राज्यों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए चलाया जा रहा है। अपने 15 दिन के सफर में ये रेलगाड़ी दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होकर उत्तर पूर्व में असम के गुवाहाटी और शिवसागर, त्रिपुरा में उनाकोटी, अगरतला व उदयपुर, नागालैंड के दीमापुर और कोहिमा तथा मेघालय में शिलोंग व चेरापूंजी समेत अन्य कई महत्वपूर्ण जगहों को कवर करेगी। इन सब शहरों में पर्यटकों को यहाँ की खास जगहों के दर्शन करने को मिलेंगे और उत्तर पूर्व को और नजदीक से जानने का मौका मिलेगा। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। सरकार भविष्य में महंगाई को प्रभावित करने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारी में अभी से जुट गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक तमाम एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई की दर कम रहेगी। इस अवधि में महंगाई 5 से 6% के बीच रह सकती है। पिछले 2 महीने से महंगाई की दर 6% से ऊपर चल रही है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि आने वाले महीनों में महंगाई काफी हद तक मौसम की स्थिति, खासकर गर्म हवा और संभावित अल नीनो पर निर्भर करेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव और मैन्युफैक्चरिंग लागत में इस उतार चढ़ाव के पड़ने वाले असर से भी महंगाई प्रभावित होगी। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल फरवरी का महीना 1901 के फरवरी महीने के बाद सबसे अधिक गर्म रहने के बावजूद रबी फसल बेहतर दिख रही है। गत 10 मार्च को फसल संबंधित मौसम निगरानी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों में अब तक गेहूं की फसल पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है। वहीं खरीफ फसल के दौरान सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था को लेकर सरकारी विभाग और मंत्रालयों ने सभी राज्यों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। इस दौरान किसानों को सस्ती दरों पर डीजल और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है ताकि किसान पानी के पंप को चला सके। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आने वाले महीनों में महंगाई वैश्विक वस्तु खासकर कच्चे तेल और धातुओं की कीमतों पर भी निर्भर करेगी, क्योंकि कच्चे तेल व धातुओं की कीमतें विभिन्न कारणों से लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं। कच्चे तेल में आने वाले समय में नरमी रहने का अनुमान है, लेकिन धातुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। मंत्रालय के मुताबिक
लागत में होने वाली बढ़ोतरी का भार खासकर सेवा सेक्टर में खुदरा कीमतों पर डालने से कोर महंगाई पर दबाव पड़ेगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों का आधार बेहद मजबूत है और ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस का इस पे कोई असर नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में खराब लोन की संख्या में तेजी से कमी आई है और पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस कारण वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था में हो रही उथल-पुथल का भारत पर असर नहीं होगा। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी की जाने वाली रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक फॉरेन क्लेम के मामले में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में लचीलापन है। यूके और यूएस के मुकाबले फॉरेन क्लेम की संख्या भारत पर काफी कम है, जिस कारण किसी बैंकिंग क्राइसिस का भारत पर प्रभाव काफी कम होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के येस बैंक पर संकट आने के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है। खराब लोन को समाप्त किया गया है, जबकि बैंकों ने पूंजी जुटाई है। आरबीआई के मुताबिक किसी भी बैंक का CRAR कम से कम 9% होना चाहिए। सितंबर तिमाही के समाप्त होने पर यह 16% था। भारत बैंकों का NPA पिछले 5 सालों में आधे से भी कम हो गया है। सितंबर 2018 में यह 10.8% था, जबकि मार्च 2022 में यह घटकर 5.9% और सितंबर 2022 में यह 5% पर आ गया। भारत में पिछले 3 सालों में 2 बैंकों को संकटों का सामना करना पड़ा है। इस कारण सरकार की ओर से डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जो कि पहले 1 लाख रुपए ही था। भारत में हाल के दिनों में हवाई सफर की मांग काफी बढ़ गई है। ज्यादातर लोग इस यातायात को विकल्प के तौर पर चुन रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फरवरी 2023 में भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी में भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 56.82% बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा मांग इंडिगो एयरलाइंस की रही। सभी घरेलू वाहकों ने मिलकर फरवरी 2022 में स्थानीय मार्गों का कुल 76.96 लाख यात्रियों को उड़ाया। वहीं फरवरी के लिए अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों की कुल रद्दीकरण दर 0.25% रही। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा यात्रियों के साथ उड़ान भरने वाली एयरलाइंस में इंडिगो टॉप पर रही। और कच्चे तेल की घटती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स कम करने का फैसला किया है। इसके बाद अब घरेलू कच्चे तेल पर 3,500 रुपए प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा, जो कि पहले 4,400 रुपए प्रति टन था। हालांकि सरकार द्वारा डीजल पर लगने वाला निर्यात कर 0.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 1 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि टैक्स केवल उसी मुनाफे पर लगाया जा रहा है जो वैश्विक बाजारों में कीमत बढ़ने के कारण कंपनियों को हो रहा है। सरकार की ओर से पेट्रोल और ATF पर राहत को बरकरार रखा गया है। इन दोनों पर निर्यात शुल्क को 0 ही रखने का फैसला किया गया है। इससे देश में घरेलू कच्चा तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों ONGC को राहत मिलेगी। इससे पहले की समीक्षा बैठक में कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 50 रुपए प्रति टन बढ़ाकर 4,350 रुपए प्रति टन से 4,500 रुपए प्रति टन कर दिया गया था। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक डूबने और यूरोप में क्रेडिट स्विच पर संकट आने के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। इस कारण ब्रेड क्रूड का दाम $75 प्रति बैरल से भी कम हो गया है। 2 हफ्ते पहले इसका दाम $85 प्रति बैरल के करीब था। देश में रोजगार सृजन को लेकर एक सुखद तस्वीर सामने आई है। एक समीक्षा के अनुसार देश में साल 2019 और साल 2022 के बीच 5.8 करोड़ रोजगारों का सृजन हुआ। इसमें महिला रोजगार की संख्या में 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। आर्थिक सुधारों के बीच रोजगार सृजन के मुद्दे को लेकर सरकारी आंकड़ों में एक सुखद तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के तौर पर काम कर चुके अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत भल्ला और IIM के एसोसिएट प्रोफेसर तीर्थंतमय दास के एक संयुक्त लेख में ये समीक्षा की गई है कि साल 2019 और 22 के बीच में देश में
सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए। सरकारी आंकड़ों में नई नौकरियों के सृजन की संख्या 5.8 करोड़ बताई जा रही है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकती है। साल 2019 से 2022 का समय रोजगार सृजन के लिहाज से सबसे तेज रफ्तार की अवधि वाला साबित हुआ है। साल 2018 में रोजगार वृद्धि दर 2.9% थी, 2019 में 6.9%, 2012 में 4.1% और 2021 में ये दर 2 रही, जबकि 2022 में रोजगार वृद्धि दर 5.6% रही है। साल 2019-22 के बीच में देश में 5.8 करोड़ रोजगार पैदा हुए, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। एक अच्छी खबर और है कि इस अवधि के दौरान महिलाओं के रोजगार के सृजन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। महिला रोजगार की संख्या में 2.8 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो 25% की ग्रोथ दिखाता है। इसकी तुलना में पुरुष रोजगार में 30 करोड़ की वृद्धि देखी गई, लेकिन यह ग्रोथ केवल 8.4% रही। रोजगार सृजन की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकती है। अमेरिका में 0.7% से लेकर 1.1% के बीच रोजगार सृजन दर रही। इससे पहले एनडीए के शासनकाल में साल 1999 से 2004 के बीच में रोजगार सृजन की रफ्तार 2.9% रही थी। एनएसएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2004 और 5 और 2011-12 के बीच में 18.3 मिलियन रोजगार पैदा हुए, जो सालाना तौर पर केवल 0.4% की ग्रोथ दिखाता है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पैकेट हाथ धो के खोल हम सफर, नहीं तो यू माइट सफर। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की कुछ खबरें। बहुत बहुत स्वागत है सुचित्रा, क्या खबरें आज खेल जगत से? शुक्रिया ऋतु। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्सिंग की। दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन 52 किलो भार वर्ग के मुकाबले में राउंड ऑफ 16 में मैक्सिको की पैट्रिशिया अल्वारेज हेरेरा से भिड़ेंगी। वहीं भारत की नीतू भी 48 किलो भार वर्ग के मुकाबले में रिंग में उतरेंगी। अंतिम 16 के मैच में नीतू का सामना ताजिकिस्तान की सुमैया कौसीमोवा से होगा। मनीषा 57 किलो भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी। अंतिम 16 में वे तुर्की की मुक्केबाज नूर एलिफ तुरहान का सामना करेंगी। शशि चोपड़ा अंतिम 16 में 63 किलो भार वर्ग में जापान की माई कीटो से भिड़ेंगी। इसके अलावा जैस्मीन और मंजू बेम्बोरिया भी अपनी अपनी बाउट खेलने आज रिंग में उतरेंगी। चीनी ताइपे में हाल ही में संपन्न हुई एशिया कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय दल ने कुल 10 पदक जीतने में सफलता हासिल की, जिसमें 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल रहा। आज भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सफलता के कई और नए चेहरे सामने होंगे। चेहरे पर मुस्कान की चमक बिखेरती ये तस्वीर उन चैंपियंस की है जिन्होंने तीरंदाजी की दुनिया में अपने नाम को एक नया मुकाम दिया है। सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भारत
के 16 सदस्यीय दल ने चीनी ताइपे में आयोजित हुए एशिया कप स्टेज 1 में हिस्सा लिया और पदकों की झड़ी लगा दी, जहां कंपाउंड के टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में इन तीरंदाजों ने 7 पदक जीते। वहीं रिकर्व टीम और व्यक्तिगत में 3 पदक आए। तीरंदाजों का ये प्रदर्शन ऐसे समय पर आया जब एशियन गेम्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन तीरंदाजों को राजधानी दिल्ली में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा द्वारा सम्मानित किया गया और इस बात का भरोसा दिलाया गया कि आने वाले समय में तीरंदाजी की सफलता का ग्राफ यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। हमारे आर्चरी में जो आपने देखा यहाँ पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर इंटरनेशनल लेवल में यानी एशिया कप में किस तरीके से विजेता बन करके आए। हमारे खिलाड़ियों में काफ़ी पोटेंशियल है और उसी को नर्सर करने में, उसे आगे बढ़ाने में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सभी संस्थाओं के साथ मिल करके कैसे आगे बढ़े, इसमें आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, साई के साथ मिलकर, एनटीपीसी के साथ मिलकर के और भारत सरकार के खेल मंत्रालय के साथ मिलकर के लगातार काम कर रहा है। वहीं तीरंदाज भी अपने प्रदर्शन से बेहद खुश दिखे और उनका मानना है कि इस सफलता ने उनके मनोबल को और ऊंचा किया है। प्रैक्टिस बहुत अच्छी चेक करने की, अभी एशियन गेम्स के लिए टीम में सिलेक्ट होने की पूरी कोशिश चल रही है। दोबारा अगर मौका मिलता है ट्रायल का तो पूरी कोशिश है कि टीम में सिलेक्ट होना है और अच्छी परफॉर्मेंस देकर आनी है, वहाँ पे मेडल चाहिए। मैं कहूँगा कि मेंटल साइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है आर्चरी में। आपका अप्रोच क्या है, आपकी मेंटल टफनेस कितनी किस लेवल की है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जाहिर तौर पर अब इन तीरंदाजों के सामने चुनौती एशियन गेम्स की है, जहां कामयाबी इनके करियर को एक अलग मोड़ पर ला देगी और जहां से ओलंपिक में पदक जीतना इनका एकमात्र लक्ष्य होगा। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत दमदार जीत के साथ की। बांग्लादेश में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में भारत ने अपने पहले मुकाबले में नेपाल की टीम को 4-1 से हरा दिया। भारत के लिए पहला गोल खेल के 10वें मिनट में शिलजी शाजी ने किया। शिलजी का दमदार प्रदर्शन इसी तरह आगे भी देखने को मिला और इस खिलाड़ी ने 2 गोल और दागे, वहीं 1 गोल पूजा ने किया। तो ये थी इस वक्त की खेल की प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचिता तमाम खबरों के। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने श्रीलंका के लिए आर्थिक राहत पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज के तहत श्रीलंका के लिए $2.9 अरब राशि को मंजूरी दी गई है। आईएमएफ ने इस राहत पैकेज को श्रीलंका प्रोग्राम का नाम दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि राहत पैकेज की मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में श्रीलंका की स्थिति को सुधारने और 7 दशकों में सबसे खराब वित्तीय संकट से उबरने में मदद करेगा। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि हमने शुरुआत से ही वित्तीय संस्थानों और अपने लेनदारों के साथ सभी चर्चाओं में पारदर्शिता दिखाई है। मैं आईएमएफ और श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के प्रति उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आईएमएफ के बोर्ड ने कहा कि इस पैकेज के तहत श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की औपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि श्रीलंका स्वतंत्रता के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार की भी भारी कमी है। भारत ने भी श्रीलंका को संकट से उबारने के लिए $4 अरब की सहायता दी थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर हैं। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कई घंटों तक वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों सहित यूक्रेन संकट पर भी चर्चा की। मॉस्को पहुंचने पर जिनपिंग ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पुतिन को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में लोगों का समर्थन मिलेगा। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर जोर देना चाहिए, जिससे बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय और सहयोग को मजबूती मिलेगी। काला सागर अनाज सौदे के विस्तार के बाद अब रूस ने सौदे में और विस्तार करने के लिए कुछ नई शर्तें रखी हैं। रूस ने कहा कि 18 मई से आगे किसी भी तरह के विस्तार के लिए पश्चिमी देशों को रूस से कुछ प्रतिबंध हटाने होंगे। मॉस्को में रूस अफ्रीका संसदीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो रूस अफ्रीकी देशों को मुफ्त में अनाज दे सकता है।
यूक्रेन और रूस के काला सागर स्थित बंदरगाहों से अनाज का सुरक्षित निर्यात करने के लिए किए गए सौदे में हाल ही में 60 दिन का विस्तार किया गया था। वहीं यूक्रेन और पश्चिमी देश इस सौदे में 120 दिन का विस्तार चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय संघ से मिलने वाले गोला बारूद की वजह से संघर्ष के दौरान उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। युद्ध में दोनों तरफ से रोज गोला बारूद के हजारों राउंड दागे जाते हैं। ऐसे में यूरोपीय संघ की तरफ से 155 mm के 10 लाख तोप के गोले यूक्रेन को देने का फैसला यूक्रेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के संबंध में बात करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यहां पूरी तरह से उचित और कानूनी सजा की जरूरत है। पेंशन सुधार विधेयक को लेकर अव्यवस्था की स्थिति से गुजर रहे फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार अविश्वास प्रस्ताव में बाल बाल बच गई। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए नेशनल असेंबली में 287 मत चाहिए थे, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 278 मत ही प्राप्त हुए। वहीं पेंशन सुधारों के खिलाफ फ्रांस में प्रदर्शन अभी भी जारी है। राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार इन पेंशन सुधारों के जरिए रिटायरमेंट की उम्र को 62 साल से बढ़ाकर 64 कर रही है, जिसके खिलाफ देश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इसी कड़ी में प्रदर्शनकारियों ने 23 मार्च को 9वीं देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। एक समय ऐसा भी था जब हर दूसरी छत पर गौरैया का झुंड देखने को मिल जाता था, लेकिन अब खोजने से भी बमुश्किल गौरैया देखने को मिलती है। विलुप्त होते इस पक्षी को बचाने के लिए उदयपुर के एक पक्षी प्रेमी ने गौरैया को संरक्षित करने के लिए अपने घर में जगह जगह घोंसलों का निर्माण किया है। उन्होंने अपने आंगन में गौरैया के लिए दाना पानी का इंतजाम किया है। गौरैया की चहचहाहट से ही उनकी दिनचर्या शुरू होती है। पर्यावरण और पक्षी प्रेमी के रूप में वो अपनी पहचान बना चुके हैं। और अब बात हमारे सेगमेंट न्यूज लेंस की। नीति आयोग आज अटल इनोवेशन मिशन के तहत बदलाव की कहानियों का शुभारंभ करने जा रहा है। बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है अटल इनोवेशन मिशन और क्या है इस मिशन के उद्देश्य। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश का थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग आज अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक नई शुरुआत करने जा रहा है। नीति आयोग इस मिशन के तहत बदलाव की कहानियों का शुभारंभ करने जा रहा है। ये बदलाव की कहानियाँ उन लोगों की कहानियाँ होंगी जिनके जीवन में अटल इनोवेशन मिशन के कारण बदलाव आया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है अटल इनोवेशन मिशन। बता दें कि अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इस मिशन की घोषणा 2015 में वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की थी। ये मिशन नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। मिशन का लक्ष्य देश भर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता का वातावरण तैयार करना है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर बात करें इस मिशन के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की, तो इस मिशन के तहत देश के स्कूलों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालयों और उद्योगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना की गई है। समाज और व्यावसायिक महत्व के क्षेत्र में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत की गई है। अगर बात करें अटल इनोवेशन मिशन के उद्देश्यों की, तो इस मिशन का उद्देश्य स्वरोजगार और प्रतिभा उत्थान के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जहां नए विचार उत्पन्न हो सके। जानकारों के मुताबिक वर्तमान सरकार का शुरुआत से ही देश में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर रहा है। सरकार के प्रयासों के कारण ही आज भारत
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।